अगर कोई आपको 50, 60, 70 रुपए में कोई टिफिन दे रहा है, भाई वो आपकी कोई भलाई के लिए तो है नहीं यार। ये टिफिन वाले रात को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब सबसे सस्ता, सबसे दबा कुचला माल मिलता है। जैसे जैसे अटेम्प्ट आपके आगे बढ़ते रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और ट्रॉमा का लेवल उसके साथ साथ बढ़ता रहता है। ओके अभी एक लड़की की एक रील याद आ रही है जिसने अपने 3-4 अटेम्प्ट दिए और उसने अपना सीवी दिखाया। सीवी बिल्कुल खाली, एक्सपीरियंस ना, कोई सर्टिफिकेशंस ना, कोई स्किल्स। उसने सीवी दिखाया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, अब ये मेरा खाली सीवी है, अब मैं क्या करूं, मुझे इससे कौन सी जॉब मिलेगी। दैट इज द रियलिटी। एक सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पहले जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो सीख करते थे वो या तो बिजनेस में फेल हुए लोग करते थे या फिर डाइवोर्स केसेस वाले करते थे, लेकिन नाउ द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। भाई एक रिक्शे वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। ऑटो चलाने वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो सारा डिसिप्लिन है वो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट में। का बर्थ प्लेस करोल बाग है। यस यस। ये थोड़ी सी लेटेस्ट आपको मैं खबर बता रहा हूँ कि पटेल नगर इज मच मोर एक्सपेंसिव देन राजेंद्र नगर राइट नाउ। पेरेंट्स आर मतलब क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं यूपीएससी में आने के लिए, मतलब कि इतना क्रेज क्यों है यूपीएससी का, आप बता सकते थोड़ा। तो आर्ट्स में अगर किसी ने डबल एमए कर भी ली, किसी ने पीएचडी कर भी ली, तो उतने प्रोफेसर की तो ओपनिंग ही नहीं है जितने यहाँ पीएचडी करके बैठे हैं हमारे देश में। आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है जो भी यूट्यूब पे, तो उसको देख के लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करता है। एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग फेस करते हैं। वो चाहे ऊपर से कुछ भी बोले कि भाई हमें इतनी नॉलेज मिल गई है, हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं। जो साइकिल चलती है कि स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे देगा बंदा, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो फिर एसएससी सीजीएल दे देगा, बैंक पीओ दे देगा, वो भी नहीं हुआ तो क्लर्क के एग्जाम दे देगा, ग्रुप डी दे देगा। ओके पर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हुआ क्या है कि जो नीचे वाली जो जॉब्स थी वो सिक्योरिटी जा रही है। यस यस यस, वो तो लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि स्वीट्स आर का जो ड्राइवर है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो तो सरकार ने टेंडर निकाला, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो तो एक प्राइवेट ड्राइवर है। मैं जानता हूँ कि आप फाउंडर भी हैं UPSCplanb.com। ये राइट है। सबसे पहले वो सोचता है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, वो नहीं होता तो वो स्टेट सर्विसेज में आ जाता है। एक लड़की रात को खूब परेशान थी कि भाई मेरा प्लान भी क्या होना चाहिए। द गर्ल वाज सुपर स्मार्ट। ओके उसने अगले दिन फिर एक सेशन बुक करा। सेशन पे, द सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, उसके कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसको हम करियर डिस्कवरी टेस्ट कहते हैं कि भाई आपकी नेचुरल प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या करियर आप चूज कर सकते हैं। एंड दिस टेस्ट इज टेक्निकली नॉट मेड बाय मी, कि टॉप के साइकियाट्रिस्ट और करियर कोचेस ने डिजाइन करा है, जिसके अंदर हम उस एस्पिरेंट की नेचुरल प्रेफरेंसेस और इन डिमांड मार्केट करियर्स को मैच करके उनको बताते हैं कि भाई ये 2-3 करियर हैं जो आपके लिए बढ़िया हैं, आप इसमें अपना स्किल डेवलप करें। ये जो टर्म है ना, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये सब यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने फैलाई थी, क्योंकि जो जिन एस्पिरेंट्स का नहीं हो पा रहा था वो उल्टा सवाल पूछ रहे थे। Hey guys, welcome to Papa Sorry. It's a platform where we discuss a different career path of an individual. So guys, आज के इस पॉडकास्ट में सर की जर्नी कवर करेंगे और यूपीएससी डोमेन को खास करके हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले इस पॉडकास्ट में। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट गाइस। लोकेश ब्रो, वेलकम ऑन पापा सॉरी। So Hari, I am very thankful that you called me on the podcast. तो ब्रदर, ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। ये पॉडकास्ट बिल्कुल रॉ एंड रियल कॉन्वर्जेसन रहेगा। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम रहेगी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं इस पॉडकास्ट में, एंड सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लवकेश ब्रो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस पॉडकास्ट का यही पूछना चाहूँगा। एक हफ्ता पहले मेरे अंकल थे, उन्होंने व्हाट्सएप किया मुझे और उन्होंने पूछा कि आप पता करो कि यूपीएससी का बेस्ट कोचिंग दिल्ली में कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप क्यों पूछ रहे हो कि यूपीएससी का बेस्ट कोचिंग कहाँ पे कौन सा है दिल्ली में। तो बोला कि मेरी डॉटर के लिए करना है। तो मैंने बोला अभी तो ग्रेजुएट भी नहीं है, तो आप क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि डिस्टेंस करके मतलब उनको कोचिंग दिलवाना चाह रहे हैं अपने डॉटर को, मेरे अंकल। तो मैंने बोला अभी ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, मैं उनको समझा के थक गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा था कि पेरेंट्स आर मतलब क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं यूपीएससी में आने के लिए, मतलब कि इतना क्रेज क्यों है यूपीएससी का, आप बता सकते थोड़ा। हाँ, इस बारे में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं करोल बाग का ही हूँ। हाँ, और मेरी एज 30 है, तो पूरी मार्केट को बनते हुए देखा है, रेजिडेंशियल से कमर्शियल होते देखा है। आपका बर्थ प्लेस करोल बाग है। यस यस। ओके ओके, वाह यार, तो आप तो डिटेल में बता सकते हो उस एरिया के बारे में। तो यस, आप बताइए मतलब कि इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है यूपीएससी का। हैरी, एक्चुअली में क्रेज बढ़ नहीं रहा है,
और क्रेज इतना ज़्यादा है भी नहीं, मैं आपको फ्रैंकली और ऑनेस्टली बताऊं तो। ओके, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इस वजह से क्योंकि क्या होता है कि भगवान ने जो रिसोर्सेज दिए हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं दिए, मतलब सबको इक्वल रिसोर्सेज नहीं दिए, इक्वल पैसे नहीं दिए, इक्वल वेल्थ नहीं दिए। या भगवान ने जो दिया है वो दिया है वर्टिकल फॉर्मेट में, किसी को कम, किसी को ज़्यादा और किसी को उससे ज़्यादा। तो होता क्या है, जो सबसे जोशीले जो बच्चे होते हैं हर कैटेगरी के अंदर, वो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम अब अपनी जनरेशन के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, और वो उससे ब्रेक फ्री होना चाहते हैं। ओके, तो एक लिमिटेड ही सेगमेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है और उसी में ही जोश रहता है। ये ज़्यादातर हम सर्विस क्लास बैकग्राउंड्स पे देख सकते हैं। मैं इसको और भी आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहे तो। जैसे आप झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर कोई आईएएस अपनी कोचिंग का बोर्ड नहीं लगाता, कोई प्रमोशन नहीं है, वहाँ के बच्चों में कोई क्रेज नहीं है यूपीएससी का। वहाँ पर क्रेज होता है बॉडी बिल्डिंग का। हाँ, अच्छा। वो बॉडी बिल्डिंग का इसलिए क्रेज होता है क्योंकि भाई जब वहाँ पे कोई चैंपियनशिप जीतता है तो 50 बाइकों का काफिला चौराहे पे रुकेगा, बॉडी बिल्डर आएगा, अपनी टी शर्ट फाड़ेगा, सारे पोज में अपनी मसल्स दिखाएगा, वो सोशल अप्रिसिएशन मिलने लग जाता है। सोशल अप्रिसिएशन के बाद क्या होता है, ये लोग बाद में जिम ट्रेनर बन जाते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट होने लग जाता है, जिम खोल लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इलेक्शंस में जो मसल वाली बात होती है ये मसल भी बन जाते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है नेता भी बन जाते हैं, और कभी कभी टॉप के भी हो जाते हैं। सर्विस क्लास का जिक्र कर रहे थे, तो सर्विस क्लास में मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में या मतलब सर्विस क्लास में है, मतलब जिनका बिजनेस नहीं है, उनके ही पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं यूपीएससी के लिए? उनके पेरेंट्स तो फोर्स करते ही करते हैं, पूरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाती है बच्चे की आते आते। लेकिन अब एक थोड़ा सा ट्रेंड ये भी आया है कि जो स्मॉल बिजनेस स्केल थे उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि भाई यूपीएससी का थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है। क्योंकि मान लीजिए अब किसी की किराने की दुकान है, सही है। किसी का होलसेल से रिटेल वाला काम है, अब वो बिजनेस डाउन जा रहा है, तो अब वो लोग भी क्या करें, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा है नहीं कि और कोई बिजनेस बड़ा वाला कर सके जो रिसेशन प्रूफ हो, स्टार्टअप एरा में जो बच जाए, एआई प्रूफ बिजनेस हो। तो इसके अंदर धीरे धीरे स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस भी आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मैं मुखर्जी नगर में रहा था, तो वहाँ पे मैं एक बंदे को जानता था जो उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, तो दिल्ली आके प्रिपेयर करना चाह रहा था यूपीएससी का कोचिंग। बट वो गांव से आया और मतलब जिद कर बैठा वो लड़का, और पेरेंट्स को बोला मुझे जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो उनके पेरेंट्स पैसे नहीं होने के कारण ज़मीन बेच के उनको भेज दिया यहाँ पे, और उनके हाथ में 2.5 लाख रुपए अकाउंट में भेज के यहाँ पे भेज दिया। आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है जो भी यूट्यूब पे, तो उसको देख के लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट हो जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है वो रील्स कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि हो ये रहा है कि डीएम का हुटर 10-10 बॉडीगार्ड लेके आना, एकदम से सोशल प्रेजेंस जो बंदे की बढ़ जाती है, तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि मुझे भी ये चाहिए, मेरे पास क्यों ना हो, मैं क्यों ना 10 गाड़ियों के काफिले में कहीं निकलूं, क्यों मेरा कोई दरवाज़ा ना खोले, क्यों मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर क्यों ना हो, क्यों उसके पास असला ना हो। तो ये सब चीज़ें वो बंदा सोचता है और फिर वो मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वीडियो नहीं बननी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सा सरकार ने भी इस पे रोक लगाया है। अच्छा, हाँ, जैसे कि एक पर्सनल एक एग्जांपल है कि भाई ऑफिसर 2 सेलेक्ट हुए थे, हाँ। वो हर कोचिंग में जा जाके प्रमोशन करते थे कोचिंग की, ओके, और अपनी भी प्रमोशन करते थे, कोचिंग की भी करते थे। क्योंकि ये थोड़ा ना प्रॉब्लम ऑफिसर्स के साथ भी है। मैंने तो कई पॉडकास्ट लिखे हैं क्योंकि मैं एक कोचिंग में काम भी करता था पहले। आपने काम किया हुआ यूपीएससी इंडस्ट्री? पढ़ाई करी है। आप एस्पिरेंट रहे हो? हाँ, मैं एस्पिरेंट रहा। एस्पिरेंट रहे हो। तो ब्रो, जैसे आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट वाली जर्नी पे आ जाते हैं, ठीक है? तो आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम आपने कब सोचा था कि यूपीएससी के बारे में कि आई वांट टू गिव दिस एग्जाम, और मतलब कि फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में थॉट कब आया था? मतलब ऐसा ग्रेजुएशन के बाद आया था कि स्कूलिंग टाइम में आया था, कब आया था आपके पास? एक्चुअली में मेरे पापा आईआरएस हैं, ओके, तो एक था कि हाँ भाई एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, क्योंकि लोग हमारे घर पे क्योंकि गजटेड ऑफिसर होते हैं तो वो अटेस्ट कराने के लिए लोग आते थे। ये तो है। मैं देखता था कि लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं और कितनी परेशानी में, और उनका वो छोटा सा काम हो जाता तो कितने खुश हो जाते। या तो ये सब देख के एक समाज को लेके चेंज था। जैसे रोड पे भिखारी खड़े होते तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता था बचपन से ही। मतलब मेरे को था कि नहीं, इनके लिए कुछ करना है। जैसे दिवाली पे अगर 1000 रुपये भी मिले हैरी, तो 500 के मैं पटाखे लाता था और 500 के मैं बिस्किट खरीद के लेबर्स में दे देता था। मेरे पास आज भी मतलब लोगों को लगता है कि शायद दिखावा कर रहा है, मेरे पास आज भी वो फोटोज और वीडियोस हैं।
और वो खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए होती है कि इनके लिए कुछ करना। और सिर्फ सामान देने की बात नहीं है कि आपने किसी को 10 रुपए की बिस्किट दे दी, उनसे पूछना कि भाई क्या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ाना, ज़िंदगी बदलेगी। मेरे दादाजी भी जब राजस्थान से दिल्ली आए थे तो वो भी लेबर ही थे, वो भी रोड पे ही सोते थे। आप मतलब नेटिव आपका राजस्थान हाँ, में? ओके। तो आपका डैड IRS ऑफिसर अभी सर्विंग है? हाँ, अभी सर्विंग है। तो ब्रदर जैसे आप अपने डैड से इंस्पायर होते, आपको डैड ने इंस्पायर किया, मतलब बेसिकली देखा जाए तो? मेरे एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस तो था नहीं, लेबर क्लास फैमिली थे, तो 90% ऑफ द पीपल आर समवेयर सेलेक्टेड, ओके। किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मुझे कभी कोई मोटिवेशन की या कोई ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिसको देखो वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड किसी न किसी डिपार्टमेंट में होता था। लवकेश, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है ब्रो? मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही। दिल्ली में हुई, फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास। तो आप जैसे 10th क्लास पास किए थे, विच ईयर यू हैड पास इट? 2016 में कॉलेज ख़त्म हुआ था, तो 2013 तो 2011। 11 में पास किए थे 10th आपने। तो जैसे आप 10th पास कर लिए, और मुझे जैसे पापा सॉरी करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट है, तो इसमें मैं थोड़ा सा 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक की जर्नी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि आपके करियर चॉइसेस कैसे थे उस टाइम, तो वो जानना चाहूँगा मैं इस पॉडकास्ट में। तो आप 10th में, आप जब 10th में पहुँचे, 10th पास कर गए, तो आपके थॉट क्या चले थे, किस डोमेन में मुझे करियर बनाना है? थॉट तो यही था कि भाई अब अपना, आपने साइंस स्टूडेंट थे आप? नहीं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स था आपने, तो कॉमर्स जब आपने लिया तो क्या आपका चॉइस था? हाँ, मतलब हमारे उस टाइम तो स्कूल्स में ये होता था कि भाई जितने मार्क्स आएंगे वैसे ही आपको स्ट्रीम मिलेगी। ओके। तो कभी चॉइस वाली बात रही ही नहीं। अच्छा। और आर्ट्स में जाना नहीं था क्योंकि उसमें ज़्यादातर सो कॉल्ड मेंटली कमज़ोर बच्चे वो स्कूल वाले टर्म कर देते हैं ऐसे, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है, इनका कुछ नहीं होगा, तो बड़ा स्टिग्मा था आर्ट्स को लेके। अभी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको लगता है कि आर्ट्स को लेके स्टिग्मा होना चाहिए, कि आर्ट्स सब्जेक्ट को आप कैसे देखते हो? अगर मैं दिल से बताऊं तो स्टिग्मा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके जॉब चाहिए। ओके। हर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी नौकरी नहीं पाएगा, या और अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर विल डिमांड साइंस। तो आर्ट्स में अगर किसी ने AA कर भी ली, किसी ने PhD कर भी ली, तो उतने प्रोफेसर की तो ओपनिंग ही नहीं है जितने यहाँ PhD करके बैठे हैं हमारे देश में। या तो स्टिग्मा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड घर भी तो चलाना है भाई किसी उस बंदे को। सिर्फ पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने पूरा मुगल एम्पायर पढ़ लिया, पूरा समझ आ गया, बहुत मज़ा आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, भाई ऐसे नहीं ज़िंदगी चलती, ऐसे नहीं घर चलता। ये सब एक टाइम पीरियड के लिए ठीक लगता है, और ये लैक ऑफ करियर काउंसलिंग ही है जो लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप आर्ट्स लें, वरना इट इज़ अटर नॉनसेंस। सॉरी पर या वो गुड पर्सपेक्टिव ब्रो, आई लव दैट। जैसे आप 12th कर लिए, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन विच सब्जेक्ट में किया आपने? कॉमर्स में? हाँ, मैंने कॉमर्स में करा, बी कॉमर्स। विच यूनिवर्सिटी? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी। DUC किया हुआ आपने। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, राइट? तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या सोच रहे थे कि क्या किस डोमेन में मुझे करियर बनाना है? मतलब जब आप पास आउट 2016 पास आउट हो आप, 2016 में आपके क्या थॉट थे उस टाइम? मेरा तो काफ़ी क्लियर था कि भाई कॉलेज आए हैं, हाँ, और मूवी से थोड़े इंस्पायर्ड थे। ठीक है। कॉलेज में आए हैं तो भाई अब मज़ा करेंगे पूरा कॉलेज का, घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि उसके बाद पता ही था कि भाई अब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसमें 2-1 साल लगेंगे, और खूब मेहनत से तैयारी करनी, सब कुछ छोड़ के। तो मेरा ऐसा था। आप UPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से ईयर में दिया? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में। 19 में दिया था आपने। तो जब आपने कोचिंग ली थी? मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, GS की कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स जो कोचिंग ले रहे थे, मैंने उनकी ऑनलाइन क्लास थोड़ी सी देखी थी, तो मुझे लगा यार ये ना थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। ओके, और आपने नहीं लिया था GS का? तो जैसे ऑप्शनल डिसाइड, मतलब UPSC एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज रहता है कि अपना पेरेंट सब्जेक्ट ले एज ए ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन में उन्होंने किया हुआ है, या मतलब कुछ दूसरा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ले। तो उस टाइम आपके दिमाग में था ऐसे क्वेश्चंस कि मैं कौन सा आपका क्या ऑप्शनल था UPSC में? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था। ओके। और ये सारे के सारे सवाल थे, पर एक क्लैरिटी नहीं थी। ओके। तो फिर मेरा तो बस ये था कि यार मेरा फ्रेंड जो आज सेलेक्टेड है ये बढ़िया पढ़ने में है और मेरे से सीनियर भी है, तो ही हेल्प मी आउट,
तो फिर उसने फिलोसफी लिया था तो मैंने भी फिलोसफी ले लिया। पर इसका एक बड़ा करारा सा जवाब है कि आप कैसे अपना ऑप्शनल चुने। Yes, yes. टेल यू दैट। या सबसे पहले तो भाई आपको ये देखना है कि भाई सिलेक्शन किस में हो रही है और ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, डज इट मैटर ट्रेंड्स? यस, इट मैटर्स। ओके, और ऊपर से आई विल कम टू दैट पॉइंट। और दूसरा ये होता है कि भाई आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स लें, जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, जैसे कि थोड़ा सा ज्योग्राफी ले लिया, फिलॉसफी ले लिया, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, ये सब लें। क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको हर साल अपडेट रहना है कि भाई कौन सा करंट अफेयर्स में से आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है अपने ऑप्शनल के लिए। आपने एक बार कर लिया, देन इट इज़ ओनली रिविजन। और थोड़ा सा इसमें ट्रेंड का भी ये रहता है कि हमें ना ध्यान रखना पड़ता है। अब आप शायद मेरी बात ना माने, पर किसी ज्योग्राफी वाले से आप पूछना कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, जिसने तैयारी छोड़ी है, जिसका सिलेक्शन हो कि ज्योग्राफी में कितने कम मार्क्स आए हैं, तो हमेशा ही होता है कि एक न एक सब्जेक्ट में जब लोग बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, तब ऐसा लोग कहते हैं कि भाई यूपीएससी उसमें मार्क्स कम देने लग जाता है। ओके। तो उसमें बहुत सारे अच्छे ब्रिलियंट बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी होता। ये ऑप्शनल की गेम है ही है, चाहे कोई खुल के बोले या ना बोले। आपने लास्ट अटेम्प्ट कब दिया था यूपीएससी का? मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था 21 में। 21 में दिया था आपने, मतलब कंटिन्यूसली आपने दिया था यूपीएससी, राइट? तो लास्ट अटेम्प्ट जब आप दे रहे थे, थर्ड अटेम्प्ट आपका, तो उस अटेम्प्ट में प्री देने से पहले आप क्या स्ट्रेटजी में चेंज किया था आपने, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? मेरा मतलब मिस्टेक्स बता सकते हो तो बताइए कि क्या मिस्टेक्स करता है एस्पिरेंट प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा मेरी इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक थी प्रीलिम्स की, इसी वजह से सारा नुकसान हो गया। क्योंकि आई वाज मोर फोकस्ड ऑन मेंस। ओके यार मेंस में अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि वही तो रैंक डिसाइडिंग है। तो प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मेरे चाचा जी ने मुझे बताई थी, और वो खुद यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में बैठते थे। ओके। तो उनका ये था कि भाई वन बुक वन सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा उन्होंने मुझे जो रूल बताया था वो बताया था कि भाई सरकारी एग्जाम सरकारी कंटेंट, कि आप सिर्फ सरकारी जो कंटेंट है उस पर विश्वास रखिए, जैसे कि एनसीईआरटी, सीआईबी हो गया, एआरसी हो गई, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हो गई। और उन्होंने एक बड़ा थोड़ा सा अजीब वर्ड यूज करा था। उन्होंने बोला था ये जो फोटोस्टेट मिलता है ना मार्केट में, ये फर्रे हैं। अब फर्रे से कोई टॉपर नहीं बनता। ओके, फर्रे मतलब पूछा था हमने क्यों फर्रे बोल रहे हो? हाँ, पूछा था कि फर्रे क्योंकि उस टाइम पे ये था कि भाई लो क्वालिटी मटेरियल आ रहा था। ओके। ये एडटेक बूम के बाद ही तो इंडस्ट्री में पैसा आया है, और तभी तो इंडस्ट्री ने इनोवेट करा। आज भी मैं कई कोचिंग जानता हूँ, ये किताबें 10 साल से नहीं बदली हैं, वही चला रहे हैं, और हमेशा कवर बदल देते हैं, लिख देते हैं अपडेटेड मटेरियल। तो लवकेश, जैसे आपकी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, राइट? और कुछ एस्पिरेंट रूरल बैकग्राउंड से आके, जैसे मुखर्जी एक दिल्ली में हब एरिया है, यूपीएससी एस्पिरेंट वहाँ प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पे क्या देखा है मैंने कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बहुत कम है यूपीएससी में, राइट? अंडर 50 ही रहता है पर ईयर आउट ऑफ 1000। बट वहाँ पे मुखर्जी नगर में जो कोचिंग्स है, इतनी सारी कोचिंग्स है हिंदी मीडियम की, तो मैं ये सोचता हूँ ये कैसे सर्वाइव कर रहा है यूपीएससी कोचिंग? जब सिलेक्शन नहीं तो कैसे वो कन्विंस कर लेता है टीचर या कोचिंग की आप हिंदी मीडियम से तैयारी करो? तो मतलब आपको लगता है कि स्कूलिंग मैटर करती है यूपीएससी सिलेक्शन में? स्कूलिंग बिल्कुल मैटर करती है, और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों बोल रहे हो ऐसा आप? ये इसलिए मैटर करती है। मान लीजिए कि भाई कोई रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है हिंदी मीडियम का, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई वो बच्चा एज कम्पेयर टू दूसरा बच्चा जिसके घर पे इकोनॉमिक टाइम्स आ रहा है, जिसके घर पे द हिंदू लगा हुआ है, उसका मेंटल लेवल में बहुत फ़र्क होता है। बात इसमें मेहनत की, ईमानदारी की, या भगवान के दिए हुए दिमाग की नहीं है। बात है जो धीरे धीरे जो प्रोसेस बिल्डअप होता है वो साफ दिखता है। हिंदी मीडियम वालों को क्यों इतने साल लग जाते हैं, क्यों वो कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से, ये फ़र्क हो जाता है। ब्रदर, जैसे अभी इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले आपने एक टर्म का जिक्र किया था मुझसे, अटेम्प्ट लूप ट्रैप। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म, अटेम्प्ट लूप ट्रैप? ये अटेम्प्ट लूप ट्रैप से पहले मैं एक दूसरी टर्म है इकोनॉमिक्स की बड़ी अच्छी, संक कॉस्ट फैलेसी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। संक कॉस्ट फैलेसी में ऐसा होता है कि भाई किसी बच्चे ने एक अटेम्प्ट दिया, दैट इज उसके 2 साल गए, मिनिमम। फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसके 3 साल गए। तो इसमें होता क्या है, बंदा अपने आप से और अपने फेलियर से और अपने ऑब्जेक्टिव से प्यार करने लग जाता है। वो हमेशा अपने आप को काउंसिल करेगा कि भाई मेरा अगली बार हो जाएगा, मैं और बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो जैसे जैसे वो फंसता जा रहा है, और संक कॉस्ट फैलेसी की मेजर पॉइंट ये होता है कि जितना टाइम आपने इन्वेस्ट करा है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, उतना ही आपको प्यार होने लग जाएगा अपने फाइनल डिसीजन से।
तो जब एक एस्पिरेंट बार बार अटेम्प्ट देता है और वो एक लूप में फंस जाता है, उस लूप से बाहर तो निकलना चाहता है, उसको एक टाइम पे रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, मेरे पास प्लान भी होना चाहिए, मैं कुछ और भी करियर बिल्ड करूं, कुछ और स्किल बिल्ड करूं, पर वो नहीं कर पाता। तो दैट इज द अटेम्प्ट लूप ट्रैप। मेरा चैनल का विजन ही यही है ब्रो। मेरा जो थीम है चैनल का, पापा सॉरी एंड क्वेश्चन मार्क है। कैन यू गेस इट वर्ड, मतलब क्या समझते हो उससे, पापा सॉरी एंड क्वेश्चन मार्क? उससे आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं? मैं हरी इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखता हूँ, मैं इसको सॉरी पापा देखता हूँ कि अच्छा, जब कोई एस्पिरेंट सुसाइड करता है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो अपने घर वाले से माफ़ी मांगता है। ठीक है। एंड वन ऑफ दी जो सबसे कॉमन होता है, वो लिख के जाता है दीवार पे, डायरी में लिखता है, वॉइस नोट भेजता है, मैसेज भेजता है, जो भी उसका तरीका है, वो सॉरी पापा बोलता है। Yeah. तो मुझे लगता है कि इस सुसाइड प्रिवेंशन को लेके जो आपने मुहिम चलाई है, जो आपने यूट्यूब चैनल चलाया, और जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो इस मुहिम को कि बच्चे सुसाइड ना करें, स्ट्रेस में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, उसके लिए आपने ये चैनल स्टार्ट करना है। Yeah. उससे मैं ये समझता या यू आर मतलब क्लोज टू डैट। बट मैं आपको बताता हूँ, पापा सॉरी क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे एस्पिरेंट, कोई एस्पिरेंट लूप में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं उसको, तो जब सुसाइड करता है तो सॉरी पापा बोलता है, सॉरी पापा बोल के सुसाइड कर लेता है। सुसाइड नोट देखे मैंने कोटा के स्टूडेंट्स के, तो वो क्या नेगेटिव कोनोटेशन देता है सॉरी पापा। बट पापा सॉरी इज ऑल अबाउट पॉजिटिव कोनोटेशन, कि मतलब मैंने ट्राई किया यूपीएससी, मेरे से नहीं हुआ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर कैरियर ऑप्शन। तो ये था मेरा पापा सॉरी का मतलब। भी हम लोग कैमरा ऑन करने से पहले एक टर्म का डिस्कशन चल रहा था हम लोग का, तो उस टर्म में आप बोले थे जीडीपी बूस्टर करके एक टर्म था, कि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट अटेम्प्ट लूप ट्रैप में नहीं फंसता है और राइट टाइम पे राइट करियर चूज कर लेता है, तो इट विल हेल्प इन जीडीपी। हाउ, मतलब कैन यू एक्सप्लेन दैट? हूँ। आई कैन डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि मैं दिल से विश्वास करता हूँ इस बात में। ओके। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट है कौन, जिसमें हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, Yeah. हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हाईएस्ट रिस्क टेकिंग, या और हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। वो फंस गया यूपीएससी में, इसी वजह से वो एंटरप्रेन्योर नहीं बना, वरना उसका जो कोर नेचर है दैट इज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये कह रहे हो कि इंडिया में लैक है रिस्क टेकर का? इंडिया में लैक नहीं होता, बस डाइवर्ट हो जाते हैं लोग, फंस गए जा रहे हैं गलत बात पे। अगर ओके। इतने सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करें, और एंटरप्रेन्योरशिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस बना ले भाई, एक छोटी सी अगर कोई मेस भी चला लेगा तो 4 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देगा। सरकार कहती है 2 करोड़ हमें जॉब्स हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, अरे भाई ये यूपीएससी वाला ही बना देगा 10 करोड़ जॉब तो। आपका ये बिलीव है? हाँ, ये मेरा बिलीव है, और ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है। चाइना की इकोनॉमी को लगता है, मतलब हमें लगता है कि चाइना की इकोनॉमी को हम टक्कर देंगे। अगर यूपीएससी वाले पिछले 10-20 साल अगर अपने खराब नहीं करते, जितने भी एस्पिरेंट्स फंसे हुए, तो ऊपर नहीं तो टक्कर में तो हम चाइना की इकोनॉमी के होते ही होते, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को मजाक नहीं समझना चाहिए, उसने अपना सब कुछ दिया है इस एग्जाम को, और जो सब कुछ देता है, और अगर वही चीज़ वो बिजनेस में देता, बहुत फैंटास्टिक किस्म के बिजनेसेस हमारे इंडिया से निकलते। हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। या आईआईटियंस एंड आईएम्स टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ने के बाद भी दे आर एंटरिंग इनटू यूपीएससी। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गोइंग ऑन दैट पाथ जो आप बता रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाला। वो मतलब ज़्यादातर लोग यूपीएससी में ही आ जा रहे हैं। तो है, ये तो है, आप बोल रहे हो, आई एग्री ऑन दैट। मुझे लगता है कि यूपीएससी आई स्पेंड 3 years मिनिमम, और 3 to 6 years यूपीएससी में इन्वेस्ट कर दे रहा है। एस्पिरेंट बियॉन्ड यूपीएससी क्यों नहीं देख पा रहा? वही अटेम्प्ट लूप ट्रैप वाला हो जाता है उसके साथ चक्कर। वो हर साल सोचता है कि इस बार मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो। तो दे आर अपडेटेड ना, दे आर रीडिंग करंट अफेयर्स डेली, द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सो मैनी, दे आर ओपन टू सो मैनी नॉलेज बाय रीडिंग दैट न्यूज़पेपर, बट दे आर मतलब क्लोज माइंडसेट क्यों कैरी कर रहे हैं? इसके अंदर एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है डोम इफेक्ट का या फिर बबल इफेक्ट का। ओके। इसके अंदर ऐसा होता है कि भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपने सारे दोस्त यूपीएससी वाले ही बना लिए। ओके। उसने अपना जो सर्कल है यूपीएससी के बाहर वाला वो बिल्कुल कट ऑफ कर ही दिया है, क्योंकि वो कट ऑफ नहीं करेगा तो उसको बार बार हिचक फील होने लगेगी, क्योंकि सामने वाला तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना। जब आप अपने साल यूपीएससी में दे रहे हैं, तब आपके सामने वाला, आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, कोई वो सेम एज का जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसने अगर 25,000 से अगर स्टार्ट करी थी, तो आज वो 1 लाख पे पहुंच चुका है। एंड
एक एस्पिरेंट स्टिल एन एस्पिरेंट, वो उसकी जॉब प्रमोशंस हो जाती हैं, वो वकेशंस पे जाने लग जाता है, वो गाड़ी की ईएमआई देता है, जिसका अच्छा पैकेज है वो घर की ईएमआई देने लग जाता है। तो इस वजह से इस हेजिटेशन और इस परेशानी को और इमोशनल ट्रॉमा को कम करने के लिए एक एस्पिरेंट इन लोगों से बात ही करना बंद कर देता है। ओके, आइसोलेट हो जाता है। हाँ, आइसोलेट हो जाता तो आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट इतने 3-4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करता है? है। एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग फेस करते हैं, वो चाहे ऊपर से कुछ भी बोलें कि भाई हमें इतनी नॉलेज मिल गई है, हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं। भाई एक रिक्शे वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। ओके, एक ऑटो चलाने वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो सारा डिसिप्लिन है वो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट में है। ये जो टर्म है ना, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये सब यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने फैलाई थी, क्योंकि जो जिन एस्पिरेंट्स का नहीं हो पा रहा था वो उल्टा सवाल पूछ रहे थे। मुझे अभी एक लड़की की एक रील याद आ रही है जिसने अपने 3-4 अटेम्प्ट दिए और उसने अपना सीवी दिखाया, सीवी बिल्कुल खाली, कोई एक्सपीरियंस, ओ इंस्टाग्राम वाली वीडियो की बात कर रहे हो? या दैट गॉट वायरल ब्रो। या ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई सर्टिफिकेशंस, ना कोई स्किल्स। उसने सीवी दिखाया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, अब ये मेरा खाली सीवी है, अब मैं क्या करूं, मुझे इससे कौन सी जॉब मिलेगी। दैट इज द रियलिटी। मुझे एक और रील याद आती है, एक शायद 32 का एक बंदा था जिसने अपने 6-8 अटेम्प्ट दिए और वो फेल हो गया इंटरव्यू में, और उसके बाद वो जो है मोटिवेशनल बातें कर रहा है कि यूपीएससी ने मुझे ये दिया वो दिया। मेरे भाई, जब तक घर से पैसा आ रहा है ना तभी तक ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि यू आर टेक्निकली अनएम्प्लॉयबल कोचिंग इंडस्ट्री के बाहर। यस, जो यूपीएससी एस्पिरेंट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया और मेंस लिख लिया, तो सेकंड बैकअप वो यूपीएससी इंडस्ट्री बना लेते हैं और मतलब कि दे स्टार्टेड गाइडिंग अदर एस्पिरेंट्स। तो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, इतना अनसर्टिनिटी इस एग्ज़ाम में, सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, तो जो सफरिंग वो लोग ने झेला है ड्यूरिंग द एस्पिरेंट, वो सब भूल के लोगों को ट्रैप में फंसाना शुरू कर देते हैं अगर एक बार इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए एस्पिरेंट्स को। उनको इतना तो पता है ना कि सिलेक्शन रेशियो कम है, 0.1 में है। यस, तो वो लोग क्यों प्रमोट करता है यार, लोग भूल जाता है, वो लोग न्यू स्टूडेंट्स को ट्रैप करते थे कि नो आई विल गाइड यू एंड यू विल क्लियर दैट। तो आपको लगता है कि दे आर मिस गाइडिंग, मतलब कि उन लोग को मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा? ये इसका बस एक ही शब्द है हिंदी में, मजबूरी। भाई और कहीं जॉब मिलेगी नहीं यूपीएससी इंडस्ट्री के बाहर, तो यूपीएससी इंडस्ट्री में ही जॉब ढूंढनी है। एंड बी वेरी क्लियर कि भाई हर कोई टीचर नहीं बनता जिसने इंटरव्यू पास करा, या मतलब सॉरी फेल करा है। हर कोई टीचर नहीं बनता, ज़्यादातर लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, और जो पैसा मिलता है ना कॉपी चेक करके, मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के बता रहा हूँ, उसमें एक मजदूर से कम बनता है महीने का, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं। एज यूपीएससी चेक कर, यूपीएससी एग्जाम कॉपी जो चेक करते हैं, या एक मजदूर से कम पैसा बनता है उसमें। तो इसको और जो ग्लोरीफाई कर भी रहे हैं भाई लोग कि भाई यूपीएससी ये है, यूपीएससी से वो हो जाएगा, हम आपका क्लियर करवा देंगे, तो वो सब फंसे हुए भाई, किसी का कॉन्ट्रैक्ट फंसा हुआ है। लोग यार 6 अटेम्प्ट दिए, खुद क्लियर नहीं किया, नया कोचिंग ओपन करके स्टार्ट कर दिया ट्रैपिंग करना। मेरे को तो लगता है मतलब हार्श वर्ड बोलने का मन करता है, गेस्ट से भी कोशिश करता हूँ कि वो लोग हार्श वर्ड बोले, लेकिन गेस्ट भी अवॉइड करता है। आप कुछ बोलिए, आप हार्श वर्ड्स बोलिए जो 6 अटेम्प्ट के बाद यूपीएससी क्लियर नहीं किया है और दे आर यूपीएससी ओपन कर लिए हैं और न्यू स्टूडेंट्स को ट्रैप कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होता था कि एडटेक बूम से पहले बहुत सारे जेन्युइन टीचर्स होते थे, ओके, जैसे कि वाजीराम के रविंद्रन सर हो गए भाई, जिनने उन्होंने खुद का एग्जाम नहीं क्लियर हो, लेकिन वो जेन्युइनली चाहते थे कि भाई जो अच्छा बच्चा है उसका हो जाए, तो वो पहले ही फेलियर रेट बताते थे, पहले ही बोलते थे 1-2 अटेम्प्ट तो, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आज की तरह नहीं कि भाई बोल रहे हैं कि आपका पक्का करवा देंगे। मतलब एक बंदे से तो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात है, बड़ा दुख होता है मेरे को, उस बंदे ने उसकी माँ की सोने की चूड़ियां रखवा दी। रियली? यस, ये ओके कि जी पैसे आप कल दे देना जब आपके पास आए, आप अब ये रख दो, आपका एडमिशन तो हम करा ही देते हैं ना इसमें। तो दुख बहुत होता है जब ये चीज़ें सुनने को मिलती है। लोगों की ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि भाई उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पे साइन करा उस पर ईएमआई स्टार्ट। आप तो जैसे बताया कि आप करोल बाग के नेटिव हो, राइट? तो आपने तो कोचिंग इंडस्ट्री को जीरो से देखा है शायद। जी, आप ये मुझे बताइए कि 2015 से पहले वहाँ पे क्या क्या था और अभी
कैसा माहौल है करोल बाग का? लिविंग कंडीशन ऑफ एस्पिरेंट के बारे में आप थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा। तो कैसा कंडीशन है करोल बाग में एस्पिरेंट्स की रहने के लिए? और डिपेंडिंग ऑन, इसमें 2 फैक्टर आ जाते हैं, मतलब 2 एरिया की बात हम अलग-अलग करेंगे। एक तो राजेंद्र नगर की बात करेंगे और फिर एक मुखर्जी नगर की अलग करेंगे। ठीक बात। क्योंकि जिनके पास जो पैसा अच्छा होता है वो तो राजेंद्र नगर आ जाते हैं, जिनके पास कंपैरेटिवली लेस होता है वो मुखर्जी नगर चले जाते हैं। लवकुश, इस पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो लोग थोड़ा-सा क्रिटिकल माइंडसेट कैरी करता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के वो इमोशनल माइंडसेट कैरी करता है। यस। और कोचिंग वाले फँसा देते हैं उनको ईज़िली, मतलब लेकिन बट ओवरऑल वाला जो क्राउड है वो थोड़ा इट्स नॉट ईज़ी टू मतलब फँसा रहे कोचिंग वाले। तो वैसा कुछ है? ये कोचिंग वाला तो फँसाएगा तब ना जब आप में फँसने की इच्छा होगी। ओके। तो फँसने की इच्छा थोड़ी बहुत, चाहे 1% ही हो, वो एस्पिरेंट में रहती है, चाहे वो कहीं का भी हो। अच्छा। और ऊपर से हिंदी मीडियम वालों का भी वही रहता है कि भाई हिंदी मीडियम, वो क्यों हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, क्यों वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आ पाया? क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम था, या स्कूल में उसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई तो कर ली लेकिन स्कूल ही इतना बेकार था जो उसे इंग्लिश ही नहीं सिखा पाया। उसे और जिंदगी में क्या ही सिखाएगा? ना स्कूल सिखा पाया, ना कॉलेज सिखा पाया, और आज उसे लगता है कि भाई अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा यूपीएससी करके हिंदी माध्यम से, जिसके सिलेक्शन रेट कुछ नहीं है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भाई गो फॉर अ टेक्निकल कोर्स, कुछ भी करो ज़िंदगी में, यूपीएससी का अटेम्प्ट मत दो। सालों लग जाएंगे, अनसर्टन है, और कुछ टाइम पहले तक तो किताबें तक भी नहीं थी, नोट्स तक भी नहीं थे। और आज भी अगर आप कंपेयर करो, हाँ या द हिंदू को उठा लो और हिंदी का टॉप का न्यूज़पेपर उठा लो, आपको न्यूज़ की क्वालिटी में फ़र्क दिखेगा। ये तो अभी कुछ 2-4 सालों से बढ़िया टॉप के पब्लिशर हिंदी की बुक्स प्रिंट करने लगे हैं, पहले तो वो भी नहीं थी। और आज भी कंटेंट में कमी है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और आपका एफर्ट 23 गुना ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम के छात्र से। या लवकेश, जैसे मैं पापा सॉरी पे क्या करता हूँ कि ऑल्टरनेटिव करियर पे बात कर, मतलब गेस्ट के एक्सपीरियंसेस से ऑल्टरनेटिव करियर एस्पिरेंट के लिए क्या हो सकते हैं, तो उस पर डिस्कशन करता हूँ। तो आप एक्सपीरियंसेस से बताइए कि ऑल्टरनेटिव करियर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, 4 से 5 साल हो गया उसको, तो उनके लिए क्या प्लान भी होना चाहिए? मतलब मैं जानता हूँ कि आप फाउंडर भी हैं upscplanb.com। ये राइट। फाउंडर, ये upscplanb.com का थॉट आपके लाइफ में कब आया? मेरी इस जो थॉट था यूपीएससी प्लान बी का, क्योंकि मैंने फील करा कि भाई लोगों के पास ऑप्शन बचते ही नहीं। होता क्या है कि भाई सबसे पहले वो सोचता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, वो नहीं होता तो वो स्टेट सर्विसेज में आ जाता है। वो इस चीज़ को बिल्कुल ही ज़्यादा भूल जाता है कि भाई स्टेट सर्विसेज के लिए अपने आप में ही लाखों लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सब और सिर्फ स्टेट सर्विसेज के लिए। तो आप कॉम्पीट उनसे वैसे भी नहीं कर सकते, चाहे उसका सिलेबस आपको हल्का लगता हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन स्पेसिफिकली वो जो उसकी तैयारी कर रहा है उसकी स्किल डेवलप हो चुकी है, और यूपी में तो शायद 40 साल उम्र है यूपी पीसीएस देने की, तो आप कहाँ तक उसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो प्लान बी क्या होना चाहिए एस्पिरेंट के लिए आपके हिसाब से? मेरे को ऐसा लगता है कि भाई प्लान बी, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए तो यू शुड नो कि 99.9% फेलियर रेट है एक आईएएस बनने के लिए। तो आपके उसी टाइम पे आपका प्लान बी आपके दिमाग में होना चाहिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। ओके। आप, जो कि फेलियर रेट इतना ज़्यादा है कि आप पहले से डिसाइड करके रखो और धीरे धीरे से अपना स्किल बढ़ाओ। और इसमें अपनी इच्छा, हमारी मर्जी क्या कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ आपके नेचुरल टैलेंट है और फिर उसके बाद आपकी मार्केट डिमांड है कि मार्केट में डिमांड किस स्किल की है। दोनों को आप कंबाइन करके आप अपने लिए कुछ करियर चूज कर सकते हो। upscplanb.com पे आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, आप बताएंगे? तो सबसे पहले तो इज द इमोशनल काउंसलिंग पार्ट, जो मैं ही लेता हूँ। ओके। और किसी के हाथ में ये चीज़ है ही नहीं। उस एस्पिरेंट से बात की जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स जानी जाती हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस में, तो आप कोई रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो जिसको काउंसलिंग दिया हो? मैं आपको अपना फ़ोन ही दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो ऐड कर दूंगा उसमें, अब वो स्टोरी बता सकते हो। हाँ, तो उसमें भाई एक लड़की रात को खूब परेशान थी कि भाई मेरा प्लान भी क्या होना चाहिए। द गर्ल वाज सुपर स्मार्ट। ओके। उसने अगले दिन फिर एक सेशन बुक करा। सेशन पे, द सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, उसके कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। उसको हम करियर डिस्कवरी टेस्ट कहते हैं कि भाई आपकी नेचुरल प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या करियर आप चूज कर सकते हैं। एंड दिस टेस्ट इज टेक्निकली नॉट मेड बाय मी, कि टॉप के साइकियाट्रिस्ट और करियर कोचेस ने डिज़ाइन करा है, जिसके अंदर हम
उस एस्पिरेंट की नेचुरल प्रेफरेंसेस और इन डिमांड मार्केट करियर्स को मैच करके उनको बताते हैं कि भाई ये 2-3 करियर हैं जो आपके लिए बढ़िया हैं, आप इसमें अपना स्किल डेवलप करें। तो शी वॉज सो हैप्पी, उसने कम से कम 10 बार थैंक यू बोला इस चीज़ का, है ना? हाँ। वो यार यू आर क्योंकि डूइंग उस अमेजिंग टाइम वर्क में, ब्रो। हाँ, उसने एग्जैक्टली जो हैरी आपने बोला, मैं आई कैन शो यू ऑन व्हाट्सएप। No, I will attach that on the video. Nothing to worry, you share me later. Nothing to worry. तो या तो जैसे आप upscplanme.com पे काउंसलिंग के अलावा क्या और क्या करते हैं? काउंसलिंग इज द फ्री पार्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई काउंसलिंग हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचे। उसको फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स लगते हैं एक प्लान भी बिल्ड करने में एक एस्पिरेंट के लिए। जो सेकेंड पार्ट जो हमारा स्किल एक्सप्लोरर सेशन है, उसके अंदर ऐसा होता है कि भाई जो आपको करियर आपको सजेस्ट करेगा या पहले, उसमें से आप एक चुन लीजिए और फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, और हमारी कंपनी की पॉलिसी है बेयर मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए उस इंडस्ट्री में, एंड यू शुड बी वर्किंग। आप 9 to 5 जॉब करो और शाम को फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मदद करो उस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, इसमें कौन सी स्किल्स चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, भाई आपका रेज्यूमे कैसे बनेगा, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, इस तरीके के कोर्स। एक्सपर्टाइज को ही बुला रहे हो आप, मतलब जो इंडस्ट्री में है उन्हीं Yes, लोग आप कॉन्टेक्टिंग दे रहे हो, राइट? दैट इज गुड मैन। एक बात यहाँ पे करियर बनाने की हो रही है। भाई आपने टूथपेस्ट लिया, आपको नहीं पसंद आया, तो आप क्या करोगे? आप उसे फेंक दोगे या किसी और को दे दोगे, नया टूथपेस्ट ले लोगे। भाई करियर बार बार थोड़ी तो बनता है, और वो भी जब आपके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4-5 साल खराब हो चुके हैं, तब वी हैव टू बी वेरी सीरियस एंड वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। मतलब आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव करियर की काफ़ी कमी है इंडिया में? इंडिया में थोड़ी सी कमी नहीं थी, क्योंकि जैसे पहले बताया कि भाई जो साइकिल चलती है कि स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे देगा बंदा, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो फिर एसएससी सीजीएल दे देगा, बैंक पीओ दे देगा, वो भी नहीं हुआ तो क्लर्क के एग्जाम दे देगा, ग्रुप डी दे देगा। ओके। पर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हुआ क्या है कि जो नीचे वाली जो जॉब्स थी वो सिक्योरिटी जा रही हैं। यस यस यस, वो तो लोग रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि स्वीट्स आर का जो ड्राइवर है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो तो सरकार ने टेंडर निकाला, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो तो एक प्राइवेट ड्राइवर है। तो ड्राइवर्स आजकल जो भी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स रखते हैं वो क्या प्राइवेट है? सब प्राइवेट हायर्ड है? यस। ओके। तो वो जो व्हीकल जो उनको मिलता है वो भी क्या प्राइवेट है कि प्राइवेट, उसमें जो व्हीकल होता है वो भी टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। Okay. उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, भाई ये गाड़ी चाहिए, ऐसे सारी स्पेसिफिकेशन। तो वो समझना जरूरी है कि भाई जॉब्स नीचे वाली खत्म होती जा रही है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, आरजेडी ने बोला कि हर घर में जो है हम सरकारी नौकरी दें। या लोगों को समझ आ गया दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे जब से देश लिबरलाइज हुआ है हमारा 1991 में, या तब से इट वाज अ क्लियर कट डिसीजन कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगी ही हों। मतलब गवर्नमेंट डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बिजनेस में वो रहना ही नहीं चाहते हैं कि मतलब वैसा है ना, हो गया ना लिबरलाइजेशन। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लिबरलाइजेशन के बाद दे वांट पीपल टू बिल्ड स्टार्टअप्स, बिल्ड बिजनेसेस। सरकारी नौकरी की तरफ मत भागो। तो सरकार का सपोर्ट आज स्कीम्स जितनी भी निकली है, आज कोई इंटरव्यू देता है तो यूपीएससी का और फेल हो जाता है तो उसके लिए कोई जॉब नहीं है। पर अगर आप स्टार्टअप करते हैं एआई का, तो आपको 10 लाख रुपए सरकार देती है। या स्कीम्स आर देयर। यस। लोकेश, जैसे आप यूपीएससी डोमेन में हो और इतना साल का एक्सपीरियंस भी आपको, तो मैं एक कोई ऐसा स्टोरी है जो आपके हार्ट के काफ़ी नज़दीक है एस्पिरेंट के बारे में, जो आप बताना चाहो इस पॉडकास्ट में, जिसको देख के आपको दिल दहल जाता है आपका? कि साल इतने सारे हो गए ना, तो स्टोरी तो क्या, सच्ची घटनाएं हैं और एक से ज्यादा है। अच्छा, सच्ची घटना है? एक से ज्यादा है। तो एक कोई बताइए, कोई सच्ची घटना। एक बताता हूँ। मेरा फ्रेंड ही है, अभी एक नेशनल लेवल कोचिंग में कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है। टेबर फैमिली, उसके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं। उसने सपना देखा कि मैं आईएएस बनूंगा, दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आ गया तो उसने ऐसी भी गरीब लोगों की कहानी सुनी थी कि भाई आप आईएएस की तैयारी करोगे तो आपके सब रिश्तेदार, सारे दोस्त वोस्त पैसे वैसे कहीं कहीं से आपके लिए अरेंज कर देंगे। अच्छा। क्योंकि वो जो गरीब बंदा होता है वो ये बोल देता ना कि मेरे दोस्त ने पैसे भर दिए थे, मैंने तो यहाँ से इंतजाम हो गया था। ऐसी स्टोरियाँ तो कोचिंग वाले भी फैला रहे हैं। हाँ, तो वो इस चक्कर में आ गया। आज कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1.5 साल पहले, उसने मुझे बताया कि लवकेश, ऐसी कोई बुक नहीं बची जिसके पीछे मैंने हिसाब ना लिखा हो कि मुझे इसको इतने पैसे देने। कह रहा अगर मैं अगले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाऊँ ना, 3 साल तो सिर्फ पैसे वापस करने में लग जाएंगे मुझे। और तनख्वाह कितनी है, मतलब मैं बोलूँगा नहीं, आप एक बार पता तो करें कि आईएएस की तनख्वाह कितनी है अगर आप पैसे के पीछे हैं तो। ये फैक्ट 99.9% फेलियर का फैक्ट
और तनख्वाह कितनी की, ये 2 फैक्ट एक यूपीएससी लोगों को एस्पिरेंट पता ही नहीं है यार। हमेशा से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको पैसे बनाने तो बिजनेस करो यार, नहीं तो आपको नहीं, आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि एस्पिरेंट को कि भाई ये जो देश है ना, ये इतना भी मतलब खोखला या नहीं है। हमारे यहाँ की जुडिशरी बहुत बढ़िया है, चीफ मिनिस्टर तक को जेल हो चुकी है, तो IAS उसके आगे कुछ नहीं है। तो जो आप सोचते हो ना कि 100 करोड़ इसने कमा लिए, पकड़ा गया, 50 करोड़ इसने कमा लिए, बहुत ऑफिसर्स हैं, बहुत पॉलिटिशियंस हैं जो जेल में है ना। तो ये- जुडिशरी इतनी भी कमज़ोर नहीं है हमारे देश की कि भाई, या फिर आप इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं कि यू विल आउट रन दी गेम, कहीं ना कहीं फंसोगे ही फंसोगे। लोकेश, जैसे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जर्नी स्टार्ट करने से पहले टॉप 3 क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए अपने आप से स्टार्ट करने से पहले? सबसे पहले तो उसे असेस करना चाहिए कि एक नॉर्मल लेवल पे आने में उसे कितना टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो एक नॉर्मल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसे ये सब समझना चाहिए कि एक नॉर्मल लेवल पे आने पे एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी का लड़का या लड़की के बराबर में आने में कितना टाइम लगेगा। दैट इज दी फर्स्ट थिंग। ओके। दूसरी थिंग, उसको कॉस्ट एनालाइज करनी चाहिए। कॉस्ट सिर्फ कोचिंग या रहने की या खाने की नहीं, कॉस्ट जो वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, जो वो नहीं कमा रहा है, ये टोटल कॉस्ट वो कैलकुलेट करे और फिर वो अपने लाइफ में आगे बढ़े विद अ यूपीएससी डिसीजन। लोकेश, जैसे आपने एक बुक लिखी है, यू आर ऑथर रहे, व्हेन यू हैव पब्लिश्ड दैट बुक? दैट बुक वाज पब्लिश्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ माय प्रिपरेशन। ओके। तो 2021 में प्रिपरेशन खत्म करी थी, 2022 में पब्लिश कर दी थी। अच्छा, तो जैसे कि बुक का नाम क्या है, बताएंगे थोड़ा? हाँ, मेमोरी समुराई इज द बुक्स नेम। ओ, मतलब व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दैट बुक? आइडिया, पहले इतनी क्लियर थिंकिंग नहीं थी जब मैं खुद तैयारी कर रहा था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, प्लान भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इतनी क्लियर आइडिया था नहीं क्योंकि खुद मैं एस्पिरेंट था। ठीक है। पर मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी कि भाई एक एस्पिरेंट स्ट्रेस में क्यों जाता है। वो स्ट्रेस में इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई से रिलेटेड कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, इस कॉन्सेप्ट को हम याद तो कर रहे हैं लेकिन बार बार भूल रहे हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े, काफ़ी बुक्स पढ़ी ऑन मेमोरी बिल्डिंग पे, और फिर मैंने उनको एक सिंथेसाइज करके ये बुक लिखी, मेमोरी समुराई। तो ये बुक मेमोराइजेशन में हेल्प करेगी? हाँ, ये बुक आपको टेक्निक्स बताएगी जिसको फॉलो करके यू कैन बी अ गुड मेमोरी पर्सन। ओके, वो आप बोले कि इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ द यूपीएससी यू शुड हैव प्लान बी, राइट? तो एक एस्पिरेंट कैसे टाइम मैनेज करे, यूपीएससी प्लान बी भी चलता रहे और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी चलता रहे, तो ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में बात कीजिए थोड़ा। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई मान लीजिए आपने एक प्लान भी डिसाइड कर लिया यूपीएससी प्रिपरेशन में आने से पहले, अब आप धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ्स आप अपने पूरा का पूरा टाइम यूपीएससी पे दीजिए, पर थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देख लिया, संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, जब आप वॉक कर रहे हैं तब आपने कोई पॉडकास्ट सुन लिया उस करियर के बारे में, ऐसे यू कैन स्टार्ट। फिर धीरे धीरे जैसे आपके 6-8 महीने हो गए, आपको लगा आपकी कोर बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर उसके बाद आप अपना संडे का आधा दिन दे सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि ये मेरे प्लान बी के लिए होगा। फिर जब 6-8 महीने और हो जाएं तो पूरा संडे का दिन, फिर वीकेंड, फिर रोज़ के 2 से 3 घंटे, ऐसे आप 6-6 महीने में आगे बढ़ते जाएं और ऐसे आप अपना प्लान बी के लिए टाइम मैनेज करें। वाह, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऑफलाइन कोचिंग की कितनी आवश्यकता है यूपीएससी एस्पिरेंट को? आई थिंक उनको दिल्ली आना जरूरी है? मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन दी एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। ओके। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं, आपको एक क्लास का एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, तो ऑफलाइन कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप वैसे ही बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप वर्किंग है तो वो डिसिप्लिन आप में है, तो देन ऑलवेज गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग फॉर वर्किंग। अगर आप कॉलेज में हैं या कॉलेज के जस्ट बाद प्रिपेयर करा तो यू कैन गो फॉर ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आप थोड़ा सा, आप करोल बाग एरिया से हो तो आप थोड़ा सा रेंटल पे बात कर लीजिए ना कि एक एस्पिरेंट को कितना पे करना पड़ता है उस एरिया में अगर एक रूम चाहिए तो। पहले तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो मार्केट यूपीएससी इतनी बूम हो गई है राजेंद्र नगर की, कि वो कई वार्ड्स में और आगे बढ़ चुकी है, पटेल नगर तक जा चुकी है। तो सिर्फ राजेंद्र नगर ही नहीं, राजेंद्र नगर के अंदर के बाहर सतनगर आता है, प्रसाद नगर आता है, फिर पटेल नगर आता है। तो ये सारे वार्ड्स तक मार्केट जा चुकी है, ये सारे वार्ड्स तक पीजी पहुंच चुके हैं।
तो ये थोड़ी सी लेटेस्ट आपको मैं खबर बता रहा हूँ कि पटेल नगर इज मच मोर एक्सपेंसिव देन राजेंद्र नगर राइट नाउ। राइट नो ऐसा हो गया है? हाँ नहीं ऐसा क्यों बता रहे हो? तो हाँ, ये कोचिंग तो करोल बाग में। कोचिंग करोल बाग में हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रेंड पे चलती है, एकदम से वीडियोस में व्लॉग्स में ये सब बात करने लगे लोग कि राजेंद्र नगर का रेंट बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे किसी प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच ही नहीं कर रहे लोग। अच्छा वो खाली बैठे हैं, उनके मकान खाली पड़े और साइड में पटेल नगर था, तो लोगों को लगा पटेल नगर में सस्ते होंगे, तो वो पटेल नगर भीड़ जाने लग गई। भीड़ वाला है ना, जहाँ डिमांड होगी डिमांड सप्लाई का गेम अप्लाई हो गया यहाँ पे। ये अप्लाई हो गए। और तो अभी तो राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी भी और मकान भी खाली पड़े, सस्ते तो नहीं है बट कंपेरेटिवली ठीक है। तो ब्रदर जैसे वो 3 एस्पिरेंट जो डेथ हुआ था 24 में, तो आप तो वहीं थे, तो आप क्या था वो इंसिडेंट? रियली थोड़ा सा एग्जैक्टली वो कैसे वो इंसिडेंट हो गया, मतलब वहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुए थे मतलब कोचिंग के साइड से? मैं तो उस टाइम एक कोचिंग में वर्किंग था, तो पानी वो जो हमारा जो स्टाफ होता सपोर्ट स्टाफ, वो बार बार मुझे बोले जाए, क्योंकि मेरा पहला ही रेनी सीजन था, वो बार बार बोले कि भाई आप भैया अपनी बाइक हटा लो, बाइक हटा लो। तो मैंने उनसे पूछा क्यों डालू, कह रहे भैया यहाँ पानी भर जाता है। वो पानी इतना भर गया कि मेरी बाइक कम से कम भी 150 मीटर बह के आगे चली गई। क्या? हाँ, अच्छा, और मेरा ऑफिस राउस के सामने ही था। रॉ के सामने ही था आपका ऑफिस? हाँ। ओके ओके, मतलब जहाँ पे मैं काम था। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये था, और वहाँ पर क्या है कि वो जो एरिया है वो डिप्रेशन वाला एरिया है, कई जगह से पानी उधर इकट्ठा होता था। ड्रेनेज सिस्टम थे पर इनएफिशिएंट थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम पे कवरेज भी बहुत ज़्यादा, वो सीमेंट डाल के टाइल वेल बिछा लेते हैं ना बढ़िया सा कि अपने दुकान के बाहर सब बढ़िया दिखे, तो वो करने के लिए तो ड्रेनेज भी ब्लॉक्ड थी, और इस वजह से पानी हुआ नहीं, मतलब रसा नहीं पानी। पर अब तो बहुत बढ़िया, सरकार ने खूब पैसा लगाया और इस सीजन में तो बारिश के बाद कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब किस, जैसे आप बता रहे थे कि आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं क्योंकि आपने इतने साल से इन्वेस्ट किया हुआ यूपीएससी में, तो एक और स्टोरी बताना चाहो जो हार्ट टचिंग है आपके पास? देखो, यूपीएससी गलत नहीं है, पर यूपीएससी में फंसना गलत है। ओके। तो उससे ही एक स्टोरी थी, उसमें ये होता है कि भाई एक पेरेंट, पापा मम्मी, तो वो टैक्सी स्टैंड ओन करते थे, उनके पास 6 कार्स थी, सही है। बाकी किराए पे चलती थी। लड़का लड़की दोनों ट्विंस हुए थे, तो उन दोनों ने सपना देखा कि भाई दिल्ली आएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अरे पहले एक गाड़ी की, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्सी वाली गाड़ियाँ बहुत सस्ते में बिकती है, वो काफ़ी चलाई जाती है, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है, हर साल एक गाड़ी बिकती रही। और बाय द एंड ऑफ आई थिंक 4-5 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने बीच में गैप ईयर्स भी लिए थे, ये भी एक नया ट्रेंड है, इस पर भी बात करेंगे। तो उसके पापा अब टैक्सी चलाते हैं टू सपोर्ट देयर किड्स कि वो तैयारी कंटिन्यू रखी दिल्ली। ओके। तो ये सिचुएशन तक हो जाती है, आप सबको समझना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन ना हो। दैट इज वाई आई एम हेयर, हरी इज हेयर, कि आपकी हम मदद कर। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं यूपीएससी के दौरान, मैंने देखा कि अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, 2 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 3rd अटेम्प्ट नहीं दिए, स्किप कर गए, और फिर 4th अटेम्प्ट भी। स्किप करना कितना सही है? मुझे लगता है कि स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन, पर ये एक मजबूरी बन जाता है। मान लीजिए किसी ने मेंस दिया है और उसका रिजल्ट आया बाद में, तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा कि भाई वो अपना मेंस का स्कोर इंप्रूव कर पाए, क्योंकि वो अब जनवरी से तो प्रीलिम्स की उसमें लग जाएगा तैयारी में, तो मेंस का नोट्स बनाने में उसको टाइम नहीं लगा, तो इस वजह से गैप ईयर लिया जाता है। तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव। ओके। जैसे चेस में हम एक एक कदम सोच सोच के चलते हैं, ये वैसा ही एक कदम है। अगर आपको सूट करता है तो गुड, नहीं सूट करता तो इट्स ऑन यू, ये पर्सनल डिसीजन है। ओके। जैसे आपने खुद तैयारी किया हुआ यूपीएससी का, और आपको लगता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपना हेल्थ भी खराब कर लेता है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन? हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टडी को दे के इंस्टेड ऑफ हेल्थ? हेल्थ में भी वो 2 हेल्थ खराब करता है, एक हेल्थ नहीं करता, वो मेंटल हेल्थ भी खराब करता है ओके और अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब करता है। ओके। एक साइकेट्रिस्ट ने एक टर्म बताई थी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डिसऑर्डर हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्बिंग है कि भाई बोलना किसी को कि आपको डिसऑर्डर है। इसको बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। जैसे जैसे अटेम्प्ट आपके आगे बढ़ते रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और ट्रॉमा का लेवल उसके साथ साथ बढ़ता रहता है। ओके। पहले क्या होता था, ये एक सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पहले जो मेंटल हेल्थ
काउंसलिंग जो सीख करते थे वो या तो बिजनेस में फेल हुए लोग करते थे या फिर डाइवोर्स केसेस वाले करते थे। लेकिन नाउ द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये कोई गलत बात नहीं है मेंटल हेल्थ सीख करना, पर उसे खराब करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। या ये पहले आप खराब ही मत करो ना कि आपको ठीक करने की जरूरत पड़े। तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि खराब ना हो? पहले तो भाई आप जो एकलव्य वाला जो आपने बना रखा है कि एक ही चीज करनी है, घोड़े के पट्टे की तरह लगा लो। अरे भाई घोड़े थोड़ी ना हो, क्यों लगा रहे हो पट्टे? सब कुछ देख के आप अड़ोस पड़ोस देखो और फिर आप एक डिसीजन लीजिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए भाई आप अपनी फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी रखेंगे तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ठीक रहती है, ये मुझे डॉक्टर्स ने बोला। एंड हरी आई वुड वेरी सीरियसली आस्क यू कि आप बहुत बढ़िया डॉक्टर्स को बुलाएं, बहुत बढ़िया मेंटल हेल्थ। Yeah, I'm trying that. I'm trying that. Yeah, I will do that. और फिजिकल हेल्थ ऐसे खराब होती है कि भाई पहले तो पॉल्यूशन है, वो तो आप हटा ही दो कि पॉल्यूशन से कोई आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल हेल्थ खराब होती है वो होती है बहुत ज़्यादा लंबे घंटे लाइब्रेरी में बैठने से, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट नहीं है। और दूसरा ये टिफिन का खाना खाने से। टिफिन का खाना अगर जो ओवरएंड में हर एस्पिरेंट खा रहा है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर कोई आपको 50, 60, 70 रुपए में कोई टिफिन दे रहा है तो भाई वो आपकी कोई भलाई के लिए तो है नहीं, या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए है। या अगर आपको सच बताऊं तो भाई किसी ने रेडी लगाई, सुबह रेडी लगा ली सब्जी वाले ने, तो सुबह से उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, अपना बढ़िया बढ़िया सामान चुन के जा रहे हैं। ये टिफिन वाले रात को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब सबसे सस्ता सबसे दबा कुचला माल मिलता है। सही बात है। मैंने तो इतना तक मतलब सुना है और देखा भी है कि भाई क्या होता है, सब्जी वाले कभी कभी सब्जी खराब हो जाती है। मान लीजिए एक टमाटर है, वो आधा खराब है और उसको खराब ही बोलेंगे कि भाई आधा खराब है और आधा ठीक है, तो वो रोड पे ही गिरा जाते हैं सब्जी वाले कि कौन अब इसको लेके जाएगा, हम झाड़ू वाले को तो पैसे दे ही रहे हैं, वही सब साफ करेगा। तो ये टिफिन वाले जो सस्ते टिफिन देते हैं ये वो भी उठा लेते हैं। इसके वजह से होता है हेल्थ खराब। क्योंकि मैं था 2019 में था वहाँ पे करोल बाग में, मुझे हो गया था स्वाइन फ्लू हो गया था मुझे। तो एरिया तो है मतलब कि फूड काफ़ी गंदा है वहाँ का। अरे यार वो कूड़ेदान सा हो जाता है जब वो सब्जी वाले अपनी सब्जी फेंक के जाते हैं, तो आप कूड़ेदान की सब्जी उठा रहे हैं एक तरीके से। या लोकेश, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप फाउंडर भी हो यूपीएससी प्लान बी का, वो भी सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आप इनिशिएटिव लिए हो अपने लाइफ में एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो आपसे मिलके ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्रो। तो मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये थैंक यू हैरी आपको भी, क्योंकि भाई अपना टाइम और एफर्ट आप निकाल रहे हो। कंटेंट दो प्रकार का होता है, एक जो फटाफट वायरल हो जाएगा लेकिन गंदा कंटेंट होता है। आपके कंटेंट में टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, और इसको वायरल होने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा या सक्सेस होने में भी टाइम लगेगा, या लेकिन स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग ऑन दिस पाथ। बहुत कम लोग हैं एंड आई एम ऑलवेज देयर। अगर आपको कभी दोबारा बुलाना है या किसी और टॉपिक पे बात करनी है, मेरे कोई भी रिसोर्स अगर आपको चाहिए तो आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर यू हैरी। या थैंक यू लकी, थैंक यू। या आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।